स्वागत है इस वीडियो में जहां पर हम 2020 से 2024 तक के सभी जुडिशरी एंड लीगल फ्रेमवर्क प्लस राइट्स प्रिंसिपल्स एंड सोशल जस्टिस के PYQs को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2024, 2022 इन दोनों में ही रिट्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिट्स को आप एक बार रिवाइज करके ज़रूर चलिएगा और ये भी जानिएगा कि रिट्स की जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 32 एंड 226 से आती हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और हाई कोर्ट को लेकर रिट्स की बात होती रहेगी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन को लेकर ये क्वेश्चन है, इट्स एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू डू व्हाट? इट प्रोहिबिट्स द लोअर कोर्ट। अब इस ऐसे क्वेश्चंस में ना कीवर्ड्स ढूंढना शुरू करो, क्योंकि सभी में कीवर्ड्स हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कीवर्ड्स के बेसिस पे आप जा सकते हैं। नहीं, प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिंग एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट प्लस ट्रिब्यूनल, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर है। आगे बढ़िए मैंडामुस को लेकर। मैंडामुस है क्या? ये आपको एक बार ध्यान से यहाँ पर देख लेना चाहिए। इट ऑर्डर्स अ पब्लिक ऑफिशियल और अ बॉडी टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी क्यों करी, क्या करी, कैसे करी, उससे आप परफॉर्म कीजिए। लेकिन क्वो वारंटो इसका ठीक ऑपोजिट है। आपने जो ड्यूटी करी वो किस अथॉरिटी के तहत करी, उसके बारे में ये सवाल आपसे किया जा सकता है। सर्ट्यूरारी जो है, इट क्वेश्चंस द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल इफ दे एक्सीड द जुरिस्डिक्शन। हैबियस कॉर्पस इज वेरी पॉपुलर इन इटसेल्फ, बट हाँ, मैंडम उसके बारे में बात करेंगे। इट विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही, इट इज़ ओनली अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ऑलराइट, any public-minded person can be petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto। देखो, quo warranto, mandamus and prohibition, 5 तरह की रिट्स होती हैं। उन्हें याद रखने का निमोनिक आपके लिए है MPCHQ, habeas corpus, quo warranto, mandamus, prohibition, certiorari। आगे चलिए। ये क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको सिखानी थी, इसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड भी किया गया है। ये क्वेश्चन आप यूँ मान के चलिए कि आपको इसका सही जवाब नहीं पता। पर्सुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ HN सान्याल, मैं बार बार कहता हूँ वेरिएबल, ये रिपोर्ट किसी की भी हो सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वॉज पास, ठीक है। इसमें कहा गया कि कोई ये इंसान थे, इनकी रिपोर्ट के तहत ये एक्ट पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स SC एंड HC टू पनिश द पीपल फॉर इट्स कंटेम्प्ट, बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, क्वेश्चन डालने का पर्पस आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस करके जहाँ भी पूछे काटा मार देना मेरी जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आम तौर पर कम ही रहती हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि यार सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है, तो फिर पार्लियामेंट कैसे बना रही है? अब 1 और 4 में से कोई दोनों एक ठीक हो नहीं सकते, दोनों होने चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट बन चुका है। अगर एक्ट बना है तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट से पास हुआ होगा। तो यहाँ पे 1 अगर सही है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो दोस्त 4 को सही होना ही पड़ेगा, बिकॉज द पावर ऑफ सेटिंग अप दिस एक्ट कैन नॉट बी विद द जुडिशरी। ये समझदारी आपको यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जुडिशरी के आगे सवालों पर आइए। विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स and legal firms are recognized as advocates, but the corporate lawyers and patent attorneys are excluded. This is not right. Bar councils, देखो इसमें भी ना वेरिएबल्स हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, लीगल फर्म्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, पेटेंट अटॉर्नीज, 4 वेरिएबल्स हैं। एक भी अगर गलत हो गया तो आपका पूरा ये ऑप्शन खराब हो जाएगा। बार काउंसिल द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक बार एडवोकेट्स एक्ट पढ़िए। बार काउंसिल के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। बार काउंसिल इसी एक्ट के तहत बनाया गया है। बार काउंसिल, पेटेंट अटॉर्नी, कॉर्पोरेट लॉ, ये सब आपके सामने हैं। पॉज करके वीडियो को यहाँ पर इन्हें ज़रूर पढ़िए। आगे चलिए। पेरोल का एक केस है, जुडिशल कस्टडी। बाबा राम रहीम को लेकर बहुत ज़्यादा पेरोल और राम रहीम को लेकर जुडिशल कस्टडी की बात चलती रहती है। 2021 के ही दोनों क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। सही बात। State governments have their own prisoner rules, ये बात सही है। लेकिन
इट कैन नॉट बी डिनाइड इज़ नॉट राइट, क्योंकि वो इंसान, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट इन इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2025, 26, 27, 28, 2030 तक भी काम आएगा। Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station. अगर पुलिस स्टेशन में लॉक्ड अप है तो वो पुलिस कस्टडी हुई ना मेरे भाई, वो जुडिशियल कस्टडी नहीं होगी। During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. बिल्कुल सही बात है। दोनों क्वेश्चन सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। राइट प्रिंसिपल सोशल जस्टिस को लेकर राइट टू प्रिवेसी डालने का पर्पस ये दिखाना कि 2021-2024 में सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने दिखाया है। मज़े की बात, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 दोनों यहाँ पर हैं। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 29 किस चीज़ के लिए है। इक्वालिटी के आर्टिकल्स को देखो, याद रखने का निमोनिक है ई डाउट। इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू और टी दोनों 17 और 18 दोनों के दोनों उसमें अनटचेबिलिटी और काउंट आपके यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 29 में क्या है, कमेंट करके बताइए। 2024 का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। दोस्त, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यूनिक पावर है। गवर्नर इज मोर ऑफ एन एजेंट टू इंश्योर दैट दिस ऑर्डर इज अप्लाइड। पावर इनकी है, इनके बाहर नहीं जा पाओगे। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज एसटी इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन दी अदर स्टेट। बिल्कुल सही बात। एक एग्जाम्पल लेते हैं गुर्जर कम्युनिटी का। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर ये SC ST में आते हैं, राजस्थान में कहीं कहीं पर SC ST में आते हैं, हरियाणा में OBC में आते हैं। अब देखो इंडिया का मैप पे राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों ऑलमोस्ट नेबरिंग हैं, जिसमें हरियाणा बीच में है। तो यहाँ पे OBC हैं, यहाँ पे SC ST में आते हैं, यहाँ पर भी SC ST में आते हैं। तो ये हो सकता है। आगे बढ़िए। इन इंडिया विच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वॉज वाइडली बिलीव टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस फंडामेंटल राइट। सबसे पहला 1951 में इसमें एक दिक्कत आई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्विजिशन ऑफ ज़मींदारी, लैंड, स्टेट मोनोपोली को लेकर। इसकी वजह से फर्स्ट अमेंडमेंट ने 9th शेड्यूल को भी ऐड किया था। 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। एक पीछे याद कीजिए, 26/1/1950 को लेकर एक सवाल मैंने आपको दिखाया भी था, 3 डेट्स दिखाई थी। 86th अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये आया था, जहाँ पर आर्टिकल 21A ऐड हुआ। 44th में प्रॉपर्टी के बारे में बात थी और ये भी एक प्रोमिनेंट था आफ्टर एग्जिट ऑफ इंदिरा गांधी जी। प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई साहब और उन्होंने 44th अमेंडमेंट को लागू किया था। रिवाइज हो गया। अगर आप 2009 से 2024 तक के सभी BYQs को सिर्फ 3 दिन में रिवाइज करना चाहते हो तो दोस्त इस लिंक पे क्लिक कर लो, डिस्क्रिप्शन में है, PDF में भी आपको मिल जाएगा। सच बता रहा हूँ, आपका 2025, 26, 27, 28, 2030, 32 तक के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ये काम कर लेंगे तो। आगे बढ़ेंगे हम अब इसमें, यहाँ हम पहुँच जाते हैं पेज नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 2023 का सवाल है, मुश्किल सवाल है, ध्यान से देखना। मुश्किल है देखने में, स्टेटमेंट पढ़ोगे आसान लगेगा। इससे आपको आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 335 के बारे में सीखना है। Supreme Court of India has held in some judgments that reservation policies under this would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Second statement है, India defines the term efficiency of administration. भाई कई बार बता चुका हूँ, anything about definition in constitution मेरी जिम्मेवारी है भाई, कांटा मार देना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशंस नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिप्शन है। डेफिनेशन जो है वो अलग से फिर भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। ये कोर्ट केसेस हैं, ध्यान से इन्हें पढ़िए, समझिए। शेड्यूल्ड एरियाज, एक और सवाल 2023 का। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल्ड टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, अरे सामने से देखने को मिल रहा है। 2023 में आपको ये मिला, 2024 में यहाँ पर हमने देखा भी था,
2024 के इस सवाल में कि ये गवर्नर या प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव किस में से किसका आता है, आपने ध्यान से देखा, पढ़ा, सीखा। The largest administrative unit forming the scheduled area is a district and the lowest is the cluster of villages in the block. Okay. CM are required to submit annual reports to the Union Home Ministries on the administration of scheduled areas. देखो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनते हैं आर्टिकल 244, गवर्नर shall annually or whensoever prescribed president make a report and submit it. Districts are the top, block at the center, at the bottom, smallest area. तो ये CM का काम नहीं है होम मिनिस्ट्री को भेजना, गवर्नर साहब भेजेंगे प्रेसिडेंट को, होम मिनिस्ट्री को चाहिए तो वो फिर वहाँ से आएगी। ये गलत है, ओनली टू करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। आर्टिकल 244 आपने देखा, आपने ये देखा कि कैसे 2024 में इससे क्वेश्चन बनकर आया, और ये भी आपने समझा कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक बेसिक यूनिट्स में काउंट होती हैं। आगे चलिए। A legislation which confers on the executive or admin authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following? Article 14, कोई सवाल नहीं देखना है। Article 44 UCC, Article 33 जो है इसके तहत रेट्स आप कर सकते हैं। Article 28 क्या है, कमेंट करके बताओ जल्दी, आ जाओ आगे। देखो यहाँ पे ना इन दोनों को रखने का पर्पस क्या है? Which of the following fundamental rights 2021 और 22, the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? आर्टिकल 14 को लेकर ना ये बात समझ लेना, बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल्स हैं, कमेंट करके जल्दी से बताओ। एक तो आर्टिकल 28 में क्या है, एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, एक हिंट देता हूँ। TC इसको याद रखने का निमोनिक है, टेक केयर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल नंबर्स बताइए। In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by DPSP. बहुत सिंपल, आर्टिकल 50 होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात वहाँ पर करी गई है। राइट टू प्रॉपर्टी 44 अमेंडमेंट एक्ट में चेंज कर दिया गया था। इट इज़ अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, अगर आप फॉरेनर हैं तब भी आपको ये राइट मिलेगा, सिर्फ सिटीजन्स के तहत नहीं है। इन इंडिया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज DPSP, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आपको उसमें नहीं रखनी चाहिए। Which part of the Constitution of India declares the idea of welfare state? यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखो, दो चीज़ें समझो। एक तो आर्टिकल 14, जहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, आर्टिकल 14 लाइकली क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। DPSP भी लाइकली क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्योंकि UPSC का ये एक पैटर्न आपने नोट किया है। ठीक है। राइट्स प्रिंसिपल्स पे आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को ये आपके होमवर्क में मैं देता हूँ, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन एज इट इज़ यहाँ पर आपको दी गई है। ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे फेडरलिज्म एंड गवर्नेंस की, जहाँ पर हम 2020 से 2024 तक के सभी विषय डिस्कस करेंगे।